हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अहेड विद साइंस। हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और लास्ट के वीडियोस में हमने स्टडी करा है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल का नाम जो है सेल कैसे पड़ा। उसके अलावा हमने डेफिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने टाइमलाइन ऑफ डिस्कवरी और वेरियस डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल के बारे में स्टडी करा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करा। उसके अलावा हमने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में स्टडी करा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, इसका मतलब होता है व्हाट इज सेल मेड ऑफ, सेल किस चीज़ का बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पहले भी स्टडी करा हुआ है, इसके पहले जो वीडियो था उसमें ऑर्गेनल्स टर्म यूज हुआ था। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसका जो डिटेल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, पर यहाँ पर सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल के स्पेशल कॉम्पोनेंट्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। ओके, अब हम अगर सेल को देखें, सेल को अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं सारे सेल्स में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल के, ये सारे सेल्स में किसी भी सेल को उठा के अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये तीनों कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं ये सेम होते हैं। ऑलराइट, और ये किस लिए चाहिए होते हैं? ये जो सेल के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी चीज़ों में भी, जैसे सेल का जो इंटरेक्शन होता है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके लिए भी इन चीज़ों की या फिर इन कॉम्पोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहली चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला है जो हमने इसके बारे में स्टडी करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात अगर हम लोग करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। कोई भी सेल होगा उसके सबसे बाहर वाली का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो ये सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि सेल का जो कंटेंट होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करना। ओके, तो ये काम होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। अब यहाँ पे परमेएबल टर्म यूज हुआ, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है, से फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी और ये परमेएबल है। परमेएबल का मतलब ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अलाउ करते हैं सर्टेन मटेरियल्स को इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करने को, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी एंट्री और एग्जिट ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है। तो इसीलिए मेम्ब्रेन कैसी हो गई? परमेएबल मेम्ब्रेन हो गई। एकदम सॉलिडिफाइड मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ इसमें से पास ही नहीं हो सकता। ये परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास होने के लिए, उसका एंट्री एग्जिट अलाउ करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली का मतलब ये होता है ये सिलेक्टिव होती है। कुछ मटेरियल्स का तो अलाउ करेगी, पैसेज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स को तो वो अलाउ करेगी, पर कुछ मटेरियल्स को वो अलाउ नहीं करती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमेएबल का मतलब समझ लीजिए पास करना अलाउ करते हैं, सिलेक्टिवली का मतलब होता है किसी को अलाउ करती है किसी को अलाउ नहीं करती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि ये जो परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये कैसे होता है? ये गैसियस चेंज एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आप डिफ्यूजन के बारे में बात करोगे तो इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर सेल होता है तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह एक्यूमुलेट होता है। तो जब वो वेस्ट मटेरियल की तरह एक्यूमुलेट होगा तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। तो मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। और यही जो प्रोसेस होता है इसको, यही कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है? डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो कर रहा है।
ओके, अब हम पढ़ समझ लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अब सेल की बात करें तो सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो कई बार सेल के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ में ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है सेल। तो अंदर तो सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, लेकिन सेल के बाहर जो होता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब मूवमेंट कहाँ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अगेन, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी की हेल्प से सेल में डिफ्यूजन की हेल्प से सेल में गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके बाद हमें समझना है कि वाटर का एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है। वाटर जो होता है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत थोड़ी सी डिफर कर जाती है, इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड भी यूज़ हो जाता है। अब कैसे होता है, अ, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, वो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है, लेकिन जो वाटर का मूवमेंट होता है इसलिए इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम, डिफ्यूजन में अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ना भी हो तो भी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो मटेरियल मूव करेगा ही, लेकिन वाटर में जो ऑस्मोसिस होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द ऑस्मोसिस होता है क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आउटसाइड और इनसाइड वाटर कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता तब तक वाटर का मूवमेंट होता रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या चीज़ हो गई, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। डिफ्यूजन तो होता है, पर डिफ्यूजन तो तब भी होता है जब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ऑस्मोसिस तभी इसमें बताया जा रहा है जब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। समझ लो, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डिफ्यूजन होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ भी फॉलो होता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि अगर सेल को किसी मीडियम में रखा जाए, मीडियम कैसा, शुगर सोल्यूशन हो गया या फिर सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, उस मीडियम में सेल को आपने रख दिया। जब आप सेल को उस मीडियम में रखते हैं तो सेल किस तरीके से आपका ग्रो करता है, मतलब श्रिंक करता है, या फिर वो श्रिंक कर सकता है, या फिर स्वेल कर सकता है, या फिर सेम साइज करता है। मतलब ये होता है सेल को अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो किस तरीके से सेल का साइज में चेंजेस आता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहली चीज़ फॉर एग्जांपल ये सेल है। अब सेल को हमने एक सोल्यूशन में रख दिया, शुगर सोल्यूशन ले लो या फिर सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, कोई भी सोल्यूशन आपने लिया उसको एक सोल्यूशन में डाल दिया। वो सोल्यूशन जो होता है उसे मीडियम भी कह सकते हैं हम, उसे हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि इसका ये जो सोल्यूशन है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। यानी कि इस सोल्यूशन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन सेल। सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और सेल के बाहर जो है वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द मीडियम वो ज़्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट जो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो इनसाइड द सेल हो जाएगा, यानी कि सेल विल गेन द वाटर। तो इसमें जब सेल पानी को गेन करेगा तो क्या होगा, सेल जो होता है वो स्वेल कर जाएगा, और सेल जो होता है वो स्वेल कर गया। तो ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था, तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ हुआ थ्रू ऑस्मोसिस, और सेल जो होता है उसका जो साइज हो गया वो बढ़ गया, यानी कि सेल जो होता है स्वेल कर जाता है। अगर बात करें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट और होती है कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही साइड हो रहा होता है, लेकिन जो वाटर दैट इज कमिंग, दैट इनकमिंग वाटर जो होता है वो द वाटर दैट इज लीविंग द सेल उससे ज़्यादा होता है, यानी कि पानी जो इंटर कर रहा है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि पानी जो बाहर निकल रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, वाटर जो होता है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आउट इन द मीडियम वाटर अंदर मूव करता है और सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, तो मीडियम कैसा है, मीडियम डाइल्यूट है, ऐसे मीडियम को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है।
अब जो नेक्स्ट है उसमें मीडियम जो होता है, उसमें जो मीडियम में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेल, यानी कि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर है और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर है वो सेम है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि पानी का नेट मूवमेंट नहीं होता, वाटर कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है, वाटर ऐसे तो अंदर बाहर जाता है पर ओवरऑल जो नेट मूवमेंट होता है पानी का वो जीरो होता है, यानी कि वाटर का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो इससे इसका मतलब क्या होता है कि पानी ना अंदर जा रहा है ज़्यादा, ना मतलब पानी जा तो रहा है अंदर बाहर पर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, इसलिए सेल का साइज जो होगा वो सेम रहेगा। ऐसे मीडियम को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन या फिर आइसोटोनिक मीडियम। इसमें सेल का साइज जो होता है वो सेम होता है। तो कैसा हुआ, मीडियम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेल, पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो मीडियम में होता है वही कॉन्सेंट्रेशन पानी का सेल में भी होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है कि सेल का साइज जो होता है सेम होता है, क्योंकि वाटर जो होता है ना, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज द सेम, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, सॉरी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट जो मीडियम होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मीडियम, जिस मीडियम में पानी, जिस मीडियम में सेल रखा है वो मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक मीडियम कह लो या सोल्यूशन कह लो। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम है, तो इसमें क्या होगा, पानी कहाँ मूव करेगा, पानी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, सेल विल लीव द वाटर, जब सेल वाटर द वाटर विल लीव द सेल, जब सेल पानी को लीव करेगा तो सेल कैसा हो जाएगा, पानी का कंटेंट जो होता है सेल के अंदर कम हो जाएगा, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। ओके, तो ये तीन हम लोगों ने स्टडी करा कि सेल में को अगर हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें, चाहे हम लोग हाइपोटोनिक में रखें, चाहे हाइपोटोनिक में करें, तो सेल का साइज कैसे चेंज होता है। आइसोटोनिक में सेल का साइज विल रिमेन द सेम, हाइपोटोनिक में सेल का साइज विल ऑफ कोर्स स्वेल कर जाएगा सेल, और जो हाइपरटोनिक होता है उसमें सेल का साइज जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो ये चीज़ हमने समझी। अब एक चीज़ हमें ये समझनी है कि जो हमारे फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो प्लांट सेल होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज दोनों करता है। तो गैसियस और वाटर एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन एक तरीके से ऑस्मोसिस को भी डिफ्यूजन कहा ही गया है। द ओनली थिंग इज क्या है कि ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे बेसिकली वाटर के मूवमेंट की बात होती है ऑस्मोसिस में। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि ये तो हम लोग गैसियस एक्सचेंज के बारे में और वाटर एक्सचेंज के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल को फूड मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी सेल के अंदर जाने होते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद एक और चीज़ होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को यही समझ में आ जाना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कई बार इसका शेप जो होता है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, अमीबा को आप खाना ले रहे हैं तो अमीबा क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड को। तो अगर अमीबा फूड को इनगल्फ करेगा, से फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, तो अमीबा का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी फूड को इनगल्फ करने के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपना शेप ऐसे चेंज कर लिया और फूड क्या होगा, अब इसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये किसमें पाया जाता है, ये अमीबा में पाया जाता है। एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज द वे वी कैन ऑब्जर्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So that is all for this video. Please like, share, subscribe, and thanks for watching.